चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। हमारे बिजनेस रिलेटेड ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। आपको पता है आज का जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग कंपटीशन का टाइमिंग कहलाता है। और अगर बिजनेस में कहो तो बिजनेस में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन आजकल हर एक बिजनेस में है। और उस कंपटीशन में अगर टिकना हो ना, तो बिजनेस में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देनी होती हैं। दूसरा, साथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाना पड़ता है। प्राइस भी इतनी कम रखनी पड़ती है कि जिससे कस्टमर आपकी चीज़ें अच्छी तरह से खरीदे। इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कस्टमर कभी भी हमसे दूर न जाए, हम पर ही टिका रहे, है कि नहीं? तभी तो आप लोग भी कंपटीशन में टिके रहोगे ना। नहीं तो आपने एक भी गलती की तो कस्टमर्स जो है वो हमसे बिल्कुल दूर चले जाते हैं, दूसरे किसी के पास जो है वो लेने चले जाएंगे चीज़ें, आपके पास आएंगे ही नहीं फिर। इसीलिए बिजनेस में कंपटीशन में अगर टिके रहना हो ना, तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और उन चीज़ों में से मॉडर्न टाइम पे जिन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कंपटीशन पे टिकने के लिए, जिन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में देखनी है। कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। ये 3 चीज़ें कि अगर बिजनेस में इन 3 चीज़ों का सही से यूज़ करें ना, तो आप लोग कंपटीशन में काफ़ी अच्छी तरह से टिक भी सकते हो और अपने बिजनेस की काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हो। इसीलिए आपके इस टेक्स्ट बुक में भी ये 3 टॉपिक डिटेल में समझाए हुए हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझें इन तीनों का, फिर देखेंगे कि बिजनेस में इन चीज़ों का कहाँ और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग देखें तो वो कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन, जनरली हम लोग कम्युनिकेशन मतलब कहते हैं बातचीत करना, है ना? बातचीत करना तो वो कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का अगर मीनिंग समझे तो कहते हैं कम्युनिकेशन जो है वो 2 लैटिन वर्ड में से बना है, एक कम्युनिस एंड दूसरा कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर कॉमन। दैट मीन्स टू शेयर कॉमन, कि कोई कॉमन चीज़ एक दूसरे को शेयर करना, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग ऐसा बताया जाता है कि कोई अपनी बात दूसरों को शेयर करना, तो उसका मतलब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई हमारे मन में जो भी बातें हो, जो भी फीलिंग्स हो, कि जो भी तरह के कोई टॉपिक अगर दूसरों को बताना हो, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे आप लोग अभी इस तरह से पढ़ रहे हो, मैंने जैसे ये वीडियो ये बनाया है और आप लोग इसे पढ़ रहे हो, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है कि जहाँ पर मैं कुछ बातें, कुछ टॉपिक आपको समझाना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन कहलाया। कोई भी चीज़ या आपके कोई भी बातें वो सामने वाले तक पहुँचाना, वो सिंपल वे कहलाता है कम्युनिकेशन का। पहले का टाइम था ना, जब प्रिमिटिव मैन थे, तब उस वक्त कम्युनिकेशन कैसे होता था, तो वो ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता था, नॉन वर्बल। तो इसीलिए पहले हम लोग समझे कि भाई कम्युनिकेशन के कौन से 2 टाइप कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि कम्युनिकेशन के 2 टाइप मेन आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कहलाता है कि जिस कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हो, वर्ड्स का यूज़ लिख कर, बोल कर, ड्राइंग करके, कैसे भी वर्ड्स सामने वाले को समझाए जाते हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और जिस कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, वर्ड्स का यूज़ नहीं, हाँ, जिनमें साइन के थ्रू, अलग अलग साइन लैंग्वेज के थ्रू आप सामने वाले को कोई बात समझाते हो, तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिना कोई वर्ड्स का यूज़ किए, बिना कुछ बोले, कुछ लिखे, कुछ ड्रॉ किए, सामने वाले को बातें समझाना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहले के टाइम जब होता था ना प्रिमिटिव मैन,
तो वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि पहले कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। एक दूसरे को बातें समझानी हो ना तो साइन में, इशारों में समझाते थे, या तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना, या तो फिर अपने जो है वो बॉडी पोस्चर के थ्रू। मीन्स कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को ये बातें समझाते हो, अपनी कोई भी बात समझानी हो तो। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आज के टाइम में भी यूज़ होता है, आज के टाइम में भी होता है। आपको कोई बात अगर सामने वाले को समझानी हो तो आप लोग इशारों में नहीं समझाते। आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए होते हो, एग्जाम के टाइम में सबको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है। बिना कुछ बोले फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक जो है वो आंसर पहुंच जाते हैं सिर्फ इशारों में। ये कहलाए ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। होता है कि नहीं? आज भी तो ये यूज़ करते हैं ना। और वर्बल कम्युनिकेशन जिनमें जो है वो वर्ड्स का यूज़ होता हो, फिर वो वर्ड्स का यूज़ कैसे भी, कोई सिंबल यूज़ किया जाता हो। जैसे आप लोग सिग्नल पे जाते हो तो सिग्नल पे अलग अलग सिंबल, नो एंट्री का सिंबल पता ना, वो रेड कलर का सर्कल, उसके ऊपर स्लैश लाइन की गई होती है, तो उस सिंबल से पता हो जाता है कि नो एंट्री है। वो लोग हमें नो एंट्री ऐसे कहना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कि जिसमें कोई भी पिक्चर, कोई ड्राइंग, कोई मैप के थ्रू, कोई सायरन के थ्रू, कोई सिंगिंग के थ्रू, कोई जो है वो सिंपल बोल कर, कैसे भी कुछ वर्ड्स के थ्रू जो है वो सामने वाले को समझाना, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के टाइम में वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, पहले नहीं थी, क्योंकि पहले कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। धीरे धीरे जब लैंग्वेज की ग्रोथ होने लगी, नई नई भाषाएं जब बनने लगी, तो लोग वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाने लगे। सीधी सी बात है ना, आपको अब सबके सब इशारों में बातें नहीं करेंगे, अब तो बोलकर नॉर्मली बातें की जा सकती है ना। वर्बल कम्युनिकेशन अब तो पॉसिबल है ना, समझे ना। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन मीन्स क्या कहलाता है, अगर उसकी क्लियर कट अगर हम लोग डेफिनेशन समझे ना, सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन, तो जो लिखी हुई है, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइन। सिंपल डेफिनेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन। आपके कोई भी विचार हो, कोई भी ओपिनियन, आपकी कोई राय हो, या कोई इन्फॉर्मेशन, आप कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, कैसे भी, थ्रू स्पीच मतलब बोलकर, राइटिंग लिख कर, या तो साइन के थ्रू, कोई सिंबल देकर, कोई इशारों में, कैसे भी अपनी विचार, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में हर चीज़ है, जिसमें इंफॉर्मेशन में अगर आप बातें कहो ना, तो इन्फॉर्मेशन में कोई नॉलेज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई इमोशंस, कोई आपकी फीलिंग्स, कोई आपके ओपिनियंस, कोई भी चीज़ सामने वाले तक पहुंचाना। इसके लिए जो सेंडर होता है, आप ये चीज़ समझना कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस होती है हमेशा। टू वे प्रोसेस मतलब दो तरफा कहलाती है ये। आप सिर्फ अकेले अकेले बातें करो, ये कम्युनिकेशन नहीं होता। अकेले अकेले बातें कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है, सामने भी कोई पर्सन चाहिए। इसमें दो पर्सन होते हैं, एक कहलाता है सेंडर, एक कहलाता है रिसीवर। सेंडर वो जो इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, ओपिनियन सामने वाले को समझाता हो, सामने वाले को बोलता हो, या सामने वाले को भेजता हो। जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, मेरे लिए मैं सेंडर, ठीक है ना, मैं सेंडर कहला है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पहुंचा रहा हूँ। और दूसरा कहलाता है रिसीवर, कि जो ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कि जैसे आप लोग, तो आप लोग इस वक्त रिसीवर कहलाए, कि मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हो। आ रही है ना बात समझ में? तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है, जिसमें दो लोग होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर। कि जिसमें सेंडर अपनी नॉलेज, अपना कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन, फीलिंग्स, इमोशंस, कोई भी चीज़ सामने वाले को पहुंचाता है, उसके लिए एक परफेक्ट मीडियम का यूज़ करता है। कोई एक मीडियम ना, मीडियम मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू वो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स पहुंचाए, फिर वो भले लिख कर, बोल कर, या कैसे भी, ये उसका क्या कहलाया, मीडियम कहलाया। और सामने वाला वो उस बात को अच्छी तरह से समझे तो कम्युनिकेशन पूरा कहलाता है।
कम्युनिकेशन में आखिरी पॉइंट ये भी आता है कि अगर किसी ने कोई बात सामने वाले को कही, लेकिन अगर सामने वाले ने वो बात समझी ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं कहलाया। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर सब बाउंस जाता हो, कुछ समझ में ही ना आए आपको, तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं हुआ। ये तो खाली मैं बोल रहा हूँ, आपने तो समझा ही नहीं कुछ। ठीक है? इसीलिए कि रियल कम्युनिकेशन क्या कहते हैं ना, वो हम लोग इसके एक नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन की प्रोसेस के थ्रू समझे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब तो होता है कि भाई अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन वो कैसे पहुंचाना, कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो हम लोग समझे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन के ये 6 स्टेप आते हैं, 6 स्टेप्स आते हैं, समझना ये। जिनमें सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। इसका मतलब सबसे पहले आपको अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी हो, तो आपको पहले ज़रूरी मैसेज तैयार करना होगा। मैसेज तैयार करना मतलब कि पहले लिख कर या अपने माइंड में सोच कर पहले क्लियर करो कि आपको बोलना क्या है, सामने वाले को समझाना क्या है। वही क्लियर नहीं होगा तो आप बोलोगे क्या, सामने वाले को समझाओगे क्या? जैसे मुझे क्लियर है कि मुझे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना है, मेरे माइंड में क्लियर होगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा ना। इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। ठीक है ना? सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्सेप्ट दूसरे को समझाना हो ना, वो पहले अपने माइंड में क्लियर करो। फिर भले वो ओरली, रिटर्न में, वर्बल, नॉन वर्बल, कैसे भी। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। जब मैसेज तैयार हो जाए, साथ में ये एग्जाम्पल समझते जाना। जैसे मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है, तो पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना। जैसे मैंने, आप ये कंप्यूटर पे जो देख रहे हो, आप जो मोबाइल पे जो देख रहे हो, तो ये एक पावर पॉइंट की स्लाइड है। ठीक है? तो मैंने पहले ये पूरा मैसेज तैयार किया ना, ये स्लाइड पहले तैयार कर दी, सब मैंने पहले लिख दिया, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये। सही बात ना? तो पहले फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। फिर दूसरा कम्युनिकेशन का स्टेप आता है, वो आता है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। सिलेक्शन ऑफ मीडियम मतलब कि आप लोग कौन सा मीडियम यूज़ करना चाहते हो, कि आप किसके थ्रू सामने वाले को कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट सामने वाले को समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, किसके थ्रू। तो वो मीडियम सेलेक्ट करो। प्रेजेंट टाइम में मीडियम्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आप किसके थ्रू सामने वाले को बातें बता सकते हो, कि कोई एक बुक के थ्रू जिसमें आप लिख कर, एक पेज के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में भी मैसेज के थ्रू, कॉल करके, मेल करके, व्हाट्सअप करके, किसके थ्रू आप कौन सा मीडियम यूज़ करोगे और सामने वाले को वो मैसेज पहुंचाओगे, वो पहले सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, तो मैंने जो है वो ये यहाँ पर कंप्यूटर का मीडियम लिया कि हाँ, मैं कंप्यूटर के थ्रू आपको ये वीडियोस सेंड करूँगा और आप लोग ये वीडियोस देखोगे। तो मेरे लिए मीडियम ये कहलाया ना। इसलिए जब आपका मैसेज रेडी हो जाए ना, आपको जो भी बात सामने वाले को समझानी हो, वो मैसेज रेडी हो जाए, तो उसके बाद मीडियम सेलेक्ट करो। अब इस पॉइंट पे ये ध्यान देते हैं कि मीडियम सिलेक्ट करते वक्त ऐसा मीडियम सिलेक्ट करते हैं कि जिससे सामने जो रिसीवर हो ना, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि वो इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। कि अगर समझो कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू या तो मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू सामने वाले को जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैसेज पहुंचा रहे हो, लेकिन सामने वाले के पास वो मीडियम हो ही ना, तो मीडियम सिलेक्ट करते वक्त ये तो चीज़ें ध्यान देते हैं ना, कि मैंने व्हाट्सअप के थ्रू किसी को मैसेज भेजा, लेकिन सामने वाले को मैसेज व्हाट्सअप ही नहीं यूज़ करता हो, तो मैं कैसे भेज पाऊँगा। सही बात है ना? इसीलिए मीडियम सिलेक्ट करते वक्त ध्यान देते हैं कि जो रिसीवर होगा ना सामने, उसके अकॉर्डिंग मीडियम सिलेक्ट करना चाहिए। तो जब सेकेंड स्टेप में मीडियम सिलेक्ट हो जाए, तो उसके बाद का आता है स्टेप, वो आता है टू सेंड मैसेज। फिर क्या कि भाई मैसेज भेज देना। जब आपका जो है वो मैसेज तैयार हो जाए, मीडियम भी नक्की कर लिया कि हाँ भाई मैं व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज भेजूंगा, तो उसके बाद वो मैसेज जो है वो भेज देना।
वो मैसेज भेज देना, इसे कहेंगे टू सेंड मैसेज। जैसे मुझे आपको जो है वो ये वीडियोस देने थे, तो मैंने ये वीडियो सबको सेंड कर दिए। उसके बाद ये जो पहले 3 स्टेप थे ना, वो पहले 3 स्टेप होते हैं सेंडर की तरफ से। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, फिर से समझा रहा हूँ, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, जिसमें पहले के जो 3 स्टेप हुए वो सेंडर की तरफ से हुए। सेंडर ने पहले मैसेज बनाया, मीडियम सिलेक्ट किया किसके थ्रू मैसेज भेजना है, और उसके बाद वो मैसेज भेज दिया। ये 3 स्टेप हुए। अब बाकी के जो 3 स्टेप है ना, वो रिसीवर की तरफ से हैं, रिसीवर की तरफ से। तो उसके बाद का 4th स्टेप क्या आता है, तो टू एक्सेप्ट द मैसेज। टू एक्सेप्ट द मैसेज मतलब कि जब सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है ना, तो रिसीवर उसे एक्सेप्ट करे, माने कि हाँ भाई तुम जो भी मैसेज भेज रहे हो या तुम जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो वो मुझे एक्सेप्ट है, कि भाई मैं वो सुनने के लिए, वो देखने के लिए, वो पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इसे कहते हैं टू एक्सेप्ट द मैसेज। जैसे समझो कि भाई मुझे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाना है, तो भाई मैंने पहले मैसेज तैयार किया, ये पूरी स्लाइड तैयार कर ली, मीडियम तैयार किया कि हाँ भाई मैं कंप्यूटर के ज़रिए सबको भेजूंगा मैसेज। फिर सेंड मैसेज, मैंने मैसेज भेज भी दिया। अब आप लोग देखो ही ना, तो हाँ भाई भले सर ने जो है वो ये मैसेज भेजा, ये वीडियोस भेजा, मुझे नहीं देखना है, तो आप एक्सेप्ट ही ना करो तो मेरा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे पूरा होगा? ये तो प्रोसेस आधे में रह गया ना। बात आ रही है समझ में? मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने आपको वीडियोस भेजे, और आप देखो ही ना, तो नहीं देखना है मुझे भाई, नहीं पढ़ना है, तो फिर नहीं ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होती है जब सामने वाला पहले उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ आपने जो मैसेज भेजा है वो मैं समझने, सुनने, पढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसे कहते हैं टू एक्सेप्ट द मैसेज। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज मतलब कि जो भी मैसेज भेजा है ना उसे अच्छी तरह से समझना, मतलब शॉर्ट में कहो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, कि उस मैसेज को समझना, कि जो भी मैसेज में कहना चाहते हैं वो बात जो है वो उसके माइंड में बैठनी चाहिए, रिसीवर के माइंड में। मतलब मैं अगर आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको मैसेज भेजा, ये वीडियोस भेजे, आपने एक्सेप्ट भी किए, मतलब आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मतलब एक्सेप्ट किए भाई। और फिर इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आपके माइंड में ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में ही ना आए कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, तो वो फिर कम्युनिकेशन पूरा हुआ ही नहीं। इसीलिए इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और आखिरी में होता है रिप्लाई टू द मैसेज। कम्युनिकेशन यहाँ पूरा होता है, रिप्लाई टू द मैसेज मतलब मैंने जो आपको समझाया ना, आपको समझ में आया कि नहीं, वो जो है वो आप क्लियर कट मुझे बताओ। तो इसे कहते हैं रिप्लाई ऑफ मैसेज। कि अगर आपको मैसेज समझ में आ गया, मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया, तो आप कहोगे ठीक है, ओके, कि हाँ भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं रिप्लाई ऑफ मैसेज। मतलब आप लोग किसी जो है वो किसी को फ़ोन करते हो और उसे अगर मैसेज देते हो, अब ये मेरा कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है, मतलब मैंने जो आपको ये कंप्यूटर के थ्रू ये समझाया उसे नहीं, एक नॉर्मल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर सामने किसी को बोलना है, सामने अगर किसी को बोलना है कि कल शाम को 5 बजे क्लास के बाहर मिलना है यहाँ पर, कि कल शाम को 5 बजे क्लास के बाहर मिलना है और भाई तुम मुझे ये नोट्स दे देना। ये एक बात वो आपको किसी को समझानी, किसी को बोलनी है, तो आपने पहले मैसेज तैयार किया कि हाँ भाई मुझे सामने वाले को ये बोलना है। फिर मीडियम सेलेक्ट किया कि हाँ भाई मैं फ़ोन करके बोलूँगा उसे, तो आपने सामने वाले को फ़ोन कर दिया। टू सेंड मैसेज मतलब सामने वाले को बोल दिया, फ़ोन करके बोल दिया कि भाई कल शाम को 5 बजे मुझे क्लास के बाहर ये नोट्स दे देना, तो ये फ़ोन करके बोल दिया। उसके बाद टू एक्सेप्ट द मैसेज मतलब सामने वाले ने मान लिया। इंटरप्रिटेशन, उसे समझ में भी आ गया कि हाँ भाई कल शाम को 5 बजे ही आना है, ये इसकी ये नोट्स देनी है। एंड टू रिप्लाई द मैसेज मतलब सामने वाला आखिरी में कहेगा कि ओके ठीक है, तो ये छोटा सा रिप्लाई हुआ कि जिससे सामने वाला समझ गया कि भाई हमें यहाँ पर ये नोट्स इसको देनी है।
तो ये रिप्लाई नॉर्मल सा रिप्लाई, या तो और कोई रिप्लाई कि हाँ जो भी उसके माइंड में आता हो वो रिप्लाई उसे सामने वाले को दे के ठीक है कि भाई ये नोट्स के साथ भाई उसके बाद तुम भी मुझे नोट्स देना, या आगे जो भी बातें चलती हो। सो इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये टू वे प्रोसेस कहलाए, कि जिसमें सेंडर मैसेज भेजे, उसके बाद जब रिसीवर उसे एक्सेप्ट करके समझ के रिप्लाई दे तो कम्युनिकेशन पूरा होता है, तब तक कम्युनिकेशन आधा कहलाया। सही बात है ना ये? तो ये प्रोसेस अब क्लियर हुई ना आपके माइंड में? हमारे बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक शॉपकीपर वो कस्टमर को सही तरह से कोई चीज़ें न समझाए ना, या उसके बारे में न समझाए ना, तब तक कस्टमर शायद वो चीज़ें नहीं खरीदता। आप कोई बड़े से मॉल में या कहीं पर जो है वो कोई चीज़ें लेने जाते हो, तो शॉपकीपर वहाँ पे जो भी हो तो वो आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, देखो ये प्रोडक्ट लो, इसमें ये खासियत है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो आपको जब वो बातें समझ में आती है तो आप वो चीज़ें खरीदोगे ना, नहीं तो नहीं ना। उसकी कोई भी बात नहीं समझ में, आप सीधा मना करोगे, नहीं भाई ये भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा ऐसे। ऐसा ही कहते हैं ना ऐसे। और कितने पता है शॉपकीपर ऐसे होते हैं कि जिनका बोलने का अंदाज, जिनका कम्युनिकेशन इतना बेटर होता है कि वो कैसे भी करके सामने वाले को सीधा समझा ही देते हैं कि आपको ये चीज़ें खरीदनी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। होते हैं कि नहीं? कितने शॉपकीपर होते हैं ना ऐसे, कि जिनका कम्युनिकेशन बेटर होता है ना, इसकी वजह से कस्टमर उससे काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं। तो बता, कम्युनिकेशन बिजनेस में काफ़ी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, कि आज प्रेजेंट टाइम में मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, या और कोई भी वे में आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरों को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। और इन्हीं मीडियम में एक मीडियम हमें इसमें समझना है, कम्युनिकेशन के अंदर ही एक चीज़ हमें समझनी है, तो वो है इंटरनेट। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मीडियम, तो वो मीडियम इंटरनेट का मीडियम है। कि आज इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कितना इजी हो चुका है वो सबको पता है। तो हम लोग इस इंटरनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझे। सबसे पहले समझे इंटरनेट मतलब क्या। तो कहते हैं इंटरनेट भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक इंटर और दूसरा नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इसलिए शॉर्ट में इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। तो इसका मतलब ये कि कोई भी एक प्लेस के, कोई भी प्लेस, अब इस प्लेस में एक रूम की प्लेस भी हो सकती है, एक बिल्डिंग की प्लेस भी हो सकती है, एक सिटी की प्लेस भी हो सकती है, या तो पूरे वर्ल्ड की प्लेस भी हो सकती है। कोई भी प्लेस के सभी कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना, एक वेब की तरह, एक नेटवर्क की तरह जोड़ना, तो उसे कहते हैं इंटरनेट। सही बात है ना? आज के टाइम में जो है वो ये दुनिया के सभी कंप्यूटर्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू? तो इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसका इसका मेन यूज़ किसके लिए होता है? इंटरनेट का मेन यूज़ किसके लिए है? तो इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये इंटरनेट का सबसे मेन यूज़ है ना। इसमें जो नेटवर्क हम लोग कहते हैं ना, तो नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क ही कहलाया, कि जिसमें वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें दूसरों तक पहुंचानी है वो रियल टाइम में मीन्स कि ऑन द स्पॉट दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये इंटरनेट का फ़ायदा है ना। अगर इंटरनेट की आपको कैटेगरी समझनी हो ना, कि इंटरनेट कितने टाइप्स के हुए, कैटेगरी मतलब समझो उसके टाइप्स अगर समझने हो, तो कहते हैं इंटरनेट की 4 कैटेगरीज आती हैं, 4 टाइप आते हैं इंटरनेट के। लैन, कैन, मैन एंड वैन, ये 4 टाइप। सबसे पहले लैन, LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क। नाम समझना। इसका मतलब ये कहलाता है कि जब कोई भी एक सर्टेन प्लेस मतलब कहो कि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई एक रूम हो, ठीक है,
तो उसके जब सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, भले वायर से या तो वायरलेस, तो उस सिस्टम को लैन सिस्टम कहते हैं, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी ना, होती है ना स्कूल में कंप्यूटर लैब। उस कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर आपके लैब में होंगे, वो सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कि एक कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर्स में भी पहुंच जाती है, पहुंचती है ना। इस नेटवर्क को एक रूम जैसे कहलाया कि इस नेटवर्क को जो है वो कौन सा नेटवर्क कहते हैं? लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। जो ऑफिसेज होती हैं, जैसे कि ऑफिस में जैसे 50-100 लोग काम करते हैं, तो उनके सभी कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, भले वो वायर से या वायरलेस कैसे भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस सिस्टम को लैन सिस्टम कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। समझे? इससे थोड़ा आगे कि जब एक रूम के बजाय अगर कोई एक बिल्डिंग हो, अगर कोई एक बिल्डिंग के पूरी बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर्स वायर के थ्रू या तो वायरलेस अगर आपस में जुड़े हुए हो, तो उसे कहते हैं CAN, मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या कहते हैं कि एक रूम नहीं, लेकिन एक बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो। जैसे किसी की ऑफिस होती है ना, तो ऑफिस के अलग अलग फ्लोर होते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे उसके कुछ लोग काम कर रहे हैं, 20-25 लोग, सेकंड फ्लोर पे 20-25 लोग काम कर रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, ऐसे ऑफिस हुई पूरी, जिसमें अगर एक ही रूम, समझो फर्स्ट फ्लोर के सभी कंप्यूटर्स अगर आपस में जुड़े हुए हो, तो उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन उसके समझो 5 फ्लोर हैं और पांचों फ्लोर के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, भले वायर से या तो वायरलेस, पांचों फ्लोर के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा और आगे कि जब एक बिल्डिंग नहीं, लेकिन अगर पूरी सिटी के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो, पूरी सिटी के सब कंप्यूटर्स वायर से या तो वायरलेस, अब इसमें तो ज़्यादातर वायरलेस ही होता है, सिटी के सभी कंप्यूटर्स अगर आपस में जुड़े हुए हो ना, तो वो सिस्टम MAN कहलाता है, मीन्स मेट्रोपॉलिटन या तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। पूरी सिटी के सब कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो, ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है ना। आज वायरलेस आप लोग वाईफाई यूज़ करते हो, तो जिसमें ऑलमोस्ट सब जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर नहीं, आप लोग मोबाइल का एग्जांपल लो, तो सबके मोबाइल फोन्स मीन्स सबके मैसेजेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना, आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो इंटरनेट के थ्रू, ये सब जुड़े हुए ही तो कहलाते हैं। जुड़ना मतलब ये नहीं कि आपके दूसरे के कंप्यूटर्स में जो है वो क्या लिखा हुआ है वो देखना, ये फिर अलग कनेक्शन हुआ। इंटरनेट के थ्रू ये भी कनेक्शन होता है, लेकिन ये अलग। उसमें अगर समझो कि भाई पूरी सिटी के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो, वायर या तो वायरलेस, तो उसे MAN कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उससे और थोड़ा आगे कि जब पूरे वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो, कितनी बार होता भी है कि आप लोग जो है जैसे बैंक काम करते हैं, चलो ना बैंक हो, उसका एग्जांपल लो कि बैंक में, कि कोई भी बैंक हो, जैसे ICICI बैंक है, उसकी ब्रांच यहाँ गुजरात में होगी, उसकी ब्रांच इंडिया के बाहर भी होगी। तो जितनी भी ब्रांचेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कहलाते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं WAN सिस्टम। WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, बरोबर ना। इसे WAN कहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये जब सिचुएशन आती है ना, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स जुड़े हुए हो, तो इसमें और 2 टाइप आते हैं। WAN में, वाइड एरिया नेटवर्क में, और 2 टाइप आते हैं। एक होता है एंटरप्राइज WAN और दूसरा होता है ग्लोबल WAN। कौन सा? एंटरप्राइज और दूसरा ग्लोबल। एंटरप्राइज का मतलब ये कहलाता है
कि जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, एंटरप्राइज हो, तो उसने अपने सभी कंप्यूटर्स आपस में जोड़ के रखे हो। जैसे उसका मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक खाली इंडिया में नहीं होगी लेकिन पूरे वर्ल्ड में होगी, अलग अलग जगह, हर जगह पर होगी। तो वर्ल्ड में कहीं पर भी आईसीआईसीआई के बैंक हो तो उसके सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपको आपके अकाउंट की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको गुजरात में अगर वो अकाउंट है तो आपको यहीं आपकी सिटी में ही वो मिलेगा, लेकिन नहीं, आप लोग गुजरात के बाहर भी कहीं जाओगे, दिल्ली में जाकर भी अपना अकाउंट चेक करोगे तो भी आईसीआईसीआई बैंक में आपको आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। इवन इंडिया के बाहर कहीं जाकर वहाँ पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट चेक करोगे तो भी आपको वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस के सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हो ना, तो वो एंटरप्राइज WAN कहलाता है। एंटरप्राइज का मतलब ही होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई बिजनेस। और दूसरा ग्लोबल WAN, ग्लोबल मतलब जिसमें सब आ गए, सब तरह के कंप्यूटर्स। ये एक लार्ज नेटवर्क कहलाया कि जिसमें कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं। दुनिया के कोई भी कोने में जो है वो रहने वाला इंसान दूसरे दुनिया के कोई भी कोने में रहने वाले इंसान से बातचीत कर सके, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इस तरह से अगर जो जुड़ा हुआ हो ना, ये जो कलेक्टिविटी कहलाती है उसे ग्लोबल WAN कहते हैं। ये कलेक्टिव नेटवर्क है। ये कलेक्टिव नेटवर्क जनरली WWW के थ्रू चलता है। याद आ रहा है? WWW मतलब कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आज के टाइम में आपको पता होगा कि वायरलेस आप लोग जब इंटरनेट जब यूज़ करते हो तो उसमें WWW करके हर वेबसाइट होती है। तो इसके थ्रू आज दुनिया के कोई भी कोने में इन वेबसाइट्स के थ्रू आप जैसी चाहे वैसी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ना। हर तरह की इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के ऊपर कलेक्टेड है कि नहीं? बरोबर ना? तो इसे कहते हैं ग्लोबल WAN। जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो तो दुनिया के सभी लोग एक साथ वहाँ पर कनेक्टेड हैं। ये ग्लोबल WAN कहलाया। सिर्फ एक संस्था नहीं, लेकिन कोई भी उसमें जुड़ सकता है आपस में। तो ये ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क कहलाया। क्लियर? आज के टाइम में आपको ये इंटरनेट की फैसिलिटीज़ लेनी हो, और ऑलमोस्ट हर कोई आज के टाइम में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ यूज़ करता ही है। अगर ये फैसिलिटीज़ ना होती तो शायद अभी के टाइम में आप लोग ये वीडियोस भी ना देख पाते, है कि नहीं? ये फैसिलिटीज़ तो आज को हर कोई यूज़ करता है। ये फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए जनरली टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, उसमें या तो वायर के थ्रू, कंप्यूटर में होता है ना कि भाई वायर के थ्रू जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ डलवाते हैं, या तो वायरलेस वाईफाई के थ्रू। आज के टाइम में तो मोबाइल कंपनियां खुद इंटरनेट सेवाएं देती हैं, ठीक है ना? आप लोग जैसे रिचार्ज करवाते हो तो फ़ोन के साथ साथ आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। पहले थोड़ी ऐसे होता था। पहले के टाइम में, पहले तो इंटरनेट वाले ऐसे कोई स्मार्टफोन नहीं थे, और उसमें उसमें भी जो पुराने फ़ोन थे उसमें से फ़ोन लगता था। उसके लिए पहले कोई ऐसे रिचार्ज होते थे? नहीं होते थे ना उसमें कोई पहले रिचार्ज। और आपके टाइम में जो है वो आपको आपके मोबाइल में रिचार्ज के साथ ही फ़ोन करने के साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी फ्री मिलती है। तो इसीलिए आज इंटरनेट हर जगह पर यूज़फुल है, हर तरह से यूज़फुल है ये। और इनके थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कैसी भी इंफॉर्मेशन, कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है। इतना यूज़फुल है ना ये? सही बात ना? तो देखो, आज जैसे हमने इसके बारे में समझा ना, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के बारे में समझा, अब ऐसे ही इनकी दूसरी इंफॉर्मेशन हम लोग वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।